एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को अगर आप सुनते हैं ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और उसको अगर आप प्रॉपर अपने तरीके से उसको अगर एनालिसिस करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके माइंड के जो क्वेश्चंस इतने दिनों से चलते आ रहे हैं या फिर आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में वो निकल जाएंगे। और आपने देखा होगा ऊपर यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक इमेज लगाई है और यहाँ पे लिखा है डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा एनालिसिस करेंगे। और डेटा एनालिसिस के जो जॉब्स है ना, अभी आप यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं डेटा एनालिसिस के। और ये डेटा एनालिसिस का जो अभी जॉब है ये किसी आईटी से रिलेटेड, कोई अगर वेब डिजाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है, आईटी में नए प्रोग्रामिंग को डेवलप करता है, या कोई डेवलपर है, कोडर है, सेम उसी तरह डेटा एनालिसिस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट में। और बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेटा एनालिसिस करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हाई सैलरी ऑफर की जाती है बहुत सारे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि आज डेटा मैनेज करना, डेटा को गेन करना और हमारे पास जो डेटा है उसको, उस डेटा को यूज करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। और हर बिजनेस चाहता है कि हम हमारे पास जो डेटा है उसे प्रॉपर तरीके से हम यूज कर पाए। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज का स्पेशली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली ऑन पैसिव क्या कर रही है। और ऑन पैसिव का मेन जो भी मकसद है, या फिर ऑन पैसिव जिस बिजनेस मॉडल के थ्रू ऑन पैसिव शुरू हुई, तो उसके पीछे क्या ऐसा थॉट रहा होगा, क्या ऐसा आइडिया रहा होगा। बेसिकली हम सारे लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी ऐसी है कि जिसने लॉन्चिंग के पहले डेटा कलेक्ट किया और आगे भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इस शब्द से आपके इनकम जुड़े हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट से हमारे आने वाले इनकम्स, हमारे आने वाले रेवेन्यूज और हमारा आने वाला फ्यूचर जुड़ा है। तो डेटा इस सब्जेक्ट को अगर आप समझ जाते हैं ठीक से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके माइंड में कोई डाउट्स होंगे। और आप जो सारे लोग, बहुत सारे लोग माइंड में क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या जरूरत थी हमें इतने सारे फाउंडर्स बनाने की, क्या जरूरत थी ऑन पेसी को इतने सारे लोगों तक पहुंचने की। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इजीली आपके दूर हो जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डेटा के बेस पर आज एक यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुके हैं इंटरनेट पे, बल्कि पूरा इंटरनेट ही वो ड्राइव कर रहे हैं, पूरा इंटरनेट। मैं एक यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, डेटा कलेक्टर। अब डेटा कलेक्टर क्या है, इंटरनेट पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन कंपनीज को मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज नहीं मानता हूँ, मैं इनको डेटा कलेक्टर मानता हूँ। ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, सिर्फ डेटा। और इन्हें पता है कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार डेटा आ जाए हमारे पास, फिर हम हमारी सर्विसेज को जिस तरह से चाहे उस तरह से बेच सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार बेच सकते हैं, सिर्फ एक बार हमारे पास डेटा आ जाए। और डेटा जनरेट करने के जो तरीके हैं, तरीके भी अभी बदल चुके हैं। पुराने तरीके अलग थे, अभी के नए तरीके अलग हैं। और अभी नए किसी बिजनेस को, नए किसी स्टार्टअप को डेटा जनरेट करना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी यूजर्स का जो डेटा है ना, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है इंटरनेट पर उन तक पहुंच चुका है, वहां पे आपका डेटा स्टोर हो चुका है। उन लोगों ने आपका ऑलरेडी डेटा ले लिया है। अब उस डेटा के थ्रू जो नए प्रोडक्ट वो बनाते हैं, नए जो कुछ बिजनेसेस या फिर नए जो सर्विसेज क्रिएट करते हैं, वो सर्विसेज आप तक पहुंच जाती हैं। तो डेटा ऑलरेडी है इन कंपनीज के पास। अब ये कंपनीज कौन सी है आपको पता है? आपको पता है ये कंपनीज कौन सी है? बेसिकली गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और जस्ट डायल। यहाँ पे और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे प्रिंटेस्ट है, कोरा.com है, और उसके बाद टेलीग्राम है। ये भी सारे जो कंपनीज है ना, ये भी डेटा ही कलेक्ट करते हैं मार्केट से। पिंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पिंटरेस्ट एक ऐसी कंपनी है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। किसकी?
किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी डिजाइन की। इवन आपको अगर कोई पेंटिंग बनानी है या फिर आपको कोई अगर एग्जांपल, आपको किसी टाइप का अगर अच्छा शर्ट सिलाना है या फिर आप कोई पार्टी वेयर कोई ड्रेस सिलाना चाहते हैं, वीमेन स्पेशली अपने जो ड्रेसेस और ये सारी चीजें रहती है ना, उसके डिजाइन्स अगर देखने हैं तो आप सीधे सीधे पिंटरेस्ट पे जाते हो। वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी है। क्या मिल रहा है उस कंपनी को? वो फ्री में, बस पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पिंटरेस्ट पे जाओ और वहां पे आपको जो चाहिए वहां पे आपको मिलेगा। आपको किसी घर का डिजाइन होगा, आपको फर्नीचर का डिजाइन अगर चाहिए होगा, आपको कपड़ों का डिजाइन अगर चाहिए होगा, कुछ भी इंटीरियर चाहिए होगा, कुछ भी जो आपको चाहे, वहां पे सिर्फ उस कीवर्ड को टाइप करो और वहां पे इतने सारे उसके रिजल्ट आते हैं, इतने सारे सर्चेस आते हैं। और वो कंपनी सिर्फ डेटा के बेस पे इनकम कर रही है, हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा है। आपको पता है फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें, ये कुछ नई चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से तो हम इन बातों पे बहुत बार बात कर चुके हैं, बट इन सारे सारे टॉपिक को मैं थोड़ा सा अलग एंगल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज। जो मैं सोचता हूँ, मेरे एंगल क्या है, मैं किस तरह से देखता हूँ इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें जो मेरा नजरिया है ना, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो गूगल की अगर बात करें हम, तो गूगल के पास क्या है एक्चुअली, तो गूगल की थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। गूगल जो है ना, ये गूगल फाउंड हुई थी 1998 में। और गूगल के दो ओनर है। गूगल के पास डेटा कितना है? गूगल एक ऐसी कंपनी इंटरनेट पर जो सबसे बड़ा सर्च इंजन लेकर उभरा है मार्केट में। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का जो डेटा है वो कलेक्ट कर लिया है गूगल ने। मुझे गूगल के बारे में हमारे फाउंडर है पाकिस्तान से, वसीम अनवर सर, आप सभी लोग जानते हैं। उनके एक सेशन में उनको किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर, उनको क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि अरे अनूप जी, मुझे एक किसी ने पूछा कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, तो फिर हमें क्या गूगल हमें जगह देगा? यानी गूगल ने सारा कब्जा करके रखा है, क्या गूगल ऑन पैसिव को जगह देगा? एक उस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे लगता है एक बहुत सा स्टूपिड क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गहराई है कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, क्या हमें गूगल जगह देगा? इसका मतलब ये है बेसिकली, इसका मीनिंग ये निकलता है कि गूगल ने पूरे मार्केट का, पूरे इंटरनेट मार्केट का, पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करके रखा है। क्या गूगल हमें डेटा कलेक्ट करने देगा? ऑलरेडी तो सारा डेटा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी कंपनीज ने कलेक्ट करके रख दिया है। तो क्या हमें डेटा मिलेगा? जब हम सास कंपनी की बात करते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम नए रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें जिन लोगों तक पहुंचानी है, वो लोग भी तो हमारे पास चाहिए होंगे ना। वो डेटा तो हमारे पास चाहिए होगा, उन लोगों की जानकारी तो हमारे पास चाहिए होगी, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को उन लोगों तक एटलीस्ट पहुंचा पाए। वो ले नहीं ले वो बात की बात है, पहुंचाना जरूरी है। आपका जो बिजनेस है ना, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वो उस बिजनेस के साथ आए, आपका प्रोडक्ट परचेस करे, आपकी सर्विसेज ले, ये मैटर नहीं करता है, आप उन तक पहुंचना जरूरी है। बट ऑलरेडी पूरी दुनिया का जो डेटा है इन सारी कंपनीज के पास है। और ये शुरुआत हुई थी 1998 में, जब गूगल बना। गूगल एक सर्च इंजन बना। गूगल के पहले याहू था, बिंग था, याहू अभी भी चल रहा है, बट गूगल ने एक नई स्ट्रेटेजी यूज की। गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपने अल्गोरिदम इस तरह से सेट किए कि गूगल के जो सर्चेस है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी सर्चेस होने लगे। बहुत सारा डेटा गूगल उसके लिए यूज करता था। सर्वर्स गूगल के ऐसे थे कि उस सर्वर्स पे अपलोडिंग और ये सारी चीजें थोड़ी फास्ट होने लगी उस वक्त तो 2G और ये सारी चीजें थी, इतना इंटरनेट एडवांस नहीं था। बट सर्विसेज गूगल ने ऐसी देनी शुरू की कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स है, जो बहुत सारी बिजनेसेस है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस रन कर रहे थे। और उस वक्त एक स्टार्टअप भी था इंटरनेट का। इंटरनेट उस वक्त नया था, बट बाकी अलग जो प्लेटफॉर्म पे कंपनीज थी, वेबसाइट्स थी, उन्होंने अपने आप को गूगल सर्च इंजन के साथ अपने आप को गूगल सर्च इंजन के साथ अपने आप, गूगल सर्च कंसोल है उसके साथ अपने वेबसाइट को अपलोड करना शुरू किया, और वहां से फिर लोगों के सर्चेस बढ़े। गूगल की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में 39 डाटा पॉइंट्स है गूगल के। 39 डाटा पॉइंट्स मीन्स 39 टाइप का डाटा कलेक्ट करता है गूगल, 39 टाइप का। जैसे एग्जांपल, आप किसी वेब पेज पे जाते हो, ठीक है, किसी वेब पेज पे जाते हो और उस वेब पेज पे पर्टिकुलर कोई आपको चीज सर्च करनी है। मान लीजिए आप कुछ किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं, आप एक मोबाइल सर्च करना है। तो मोबाइल सर्च करने वाले कितने लोग हैं, उसके अलावा बाकी कितने सारे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सर्च करने वाले लोग हैं, इन सारे सर्चेस का जो डेटा है ना वो गूगल के पास है। और वो डेटा जो है 39 39 टाइप्स का डेटा गूगल कलेक्ट करती है। तो गूगल के पास जो डेटा कलेक्ट करने के जो सोर्सेस हैं वो 39 टाइप के हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक फेसबुक के पास 12 सोर्सेस हैं जिससे फेसबुक कलेक्ट करती है। अप्रोक्सीमेटली अगर गूगल की हम बात करें तो 50 ट्रिलियन प्लस इमेजेस है गूगल पर, सिर्फ इमेजेस 50 ट्रिलियन प्लस। 1 ट्रिलियन प्लस गूगल के पास वीडियोस है। इतना डेटा है गूगल के पास। और इन डेटा को, इन इमेजेस को, वीडियोस को सर्च करने के लिए डेली 10,000 ट्रिलियन सर्चेस होते हैं। ट्रिलियंस की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 ट्रिलियंस के सर्चेस होते हैं गूगल पे। तो इतना सारा डेटा गूगल के पास है। और गूगल की अगर बात करें तो गूगल का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है गूगल? ये सारा जो डेटा है ना वो पर्सनलाइज यूज करती है, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए गूगल यूज करती है। यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है और प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है उसको बढ़ाने के लिए इस डेटा को यूज करती है, और इस डेटा को टारगेट करती है एड्स में। और इस ये जो डेटा है, ये सारे जो यूजर्स है, एग्जांपल गूगल के पास जो गूगल को सर्च कर रहे हैं, इन लोगों को टारगेट करती है अपने एड्स में। मीन्स गूगल पे जो एड्स चलती हैं वो एड्स उन लोगों को बताती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कुछ गूगल पे कुछ सर्च करो, आपको यूट्यूब पे भी वो एड फॉलो करती है। आप जहां जहां जाते हो इंटरनेट पर आपको ऐड फॉलो करती है, क्योंकि ये जो डेटा है गूगल पे, अगर आप एडसन के थ्रू अगर अपना एड कैंपेनिंग चलाना चाहते हैं तो 20,000 रुपीज आपको मिनिमम वहां पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे आपके एडसन अकाउंट में, तब जाके आपका एड कैंपेनिंग शुरू होगा। और ये 20,000 का भी गूगल का ऑफर चल रहा था। मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया कि 20,000 अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ तो 20,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट मुझे मिलेगा गूगल की तरफ से, यानी मैं 40,000 रुपीज के एड कैंपेनिंग चला सकता हूं गूगल पे। तो गूगल का जो मेन सोर्स है इनकम का वो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, दूसरा कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। हाँ, गूगल ड्राइव या फिर जीमेल जैसी जो एप्लीकेशन है, जैसे हायर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं तो उसका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन वो देते हैं। जीमेल पे आपको 10 GB तक डेटा फ्री मिलता है स्टोरेज के लिए। गूगल ड्राइव पे आप स्टोर करते हो, उसके ऊपर अगर डेटा चाहिए तो उसके महीने के कुछ पैसे भरने पड़ेंगे, बट बहुत लिमिटेड अमाउंट है वो। लिमिटेड अमाउंट क्यों है? 100-150 रुपए होंगे, बट 100-150 रुपए को अगर आप करोड़ों लोगों के साथ काउंट करते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो गूगल की अगर बात करें तो गूगल के पास सबसे ज्यादा डेटा इंटरनेट पर। ओनर कौन है गूगल के? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये गूगल के ओनर हैं। गूगल का एग्जैक्टली क्या रेवेन्यू है, क्या जनरेट कर रही है गूगल? तो अगर 2020 की बात करें, 2021 की, तो एनुअल जो रेवेन्यू था गूगल का वो 74.98 बिलियन डॉलर्स था। और एवरेज अगर सर्चेस देखेंगे या फिर एवरेज अगर पर सेकंड अगर हम गूगल का इनकम देखेंगे तो 2,378 यानी 2,378.23 डॉलर पर सेकेंड, पर सेकेंड। किसके भरोसे पे? सिर्फ एडसन के भरोसे। इनके पास एडसन और एड्स के अलावा दूसरा कोई बड़ा सोर्स नहीं है कि जिससे वो कमा पाए। बट इनके पास डेटा आ गया है क्योंकि इन्होंने 98 में डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। 98 से 2022 इतना समय हो चुका है। इतने समय में गूगल ने इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट करके रखा है कि अभी गूगल को जरूरत ही नहीं है। गूगल इस डेटा को इतनी प्रॉपर तरीके से अपने एडसन में यूज करना है कि गूगल मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना ईयर के कमा रहा है। और इसके साथ साथ नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास रेवेन्यू है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ भी कर सकती है गूगल। गूगल को अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए मिलियंस में या फिर बिलियंस में, ट्रिलियंस में भी अगर गूगल को डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो गूगल कर सकती है, क्योंकि गूगल के पास
इतना सारा डेटा है जिसके बेस पे गूगल को बहुत ज्यादा इनकम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फेसबुक। फेसबुक की अगर हिस्ट्री देखें तो मार्क जुकरबर्ग आपको पता है फेसबुक के सीईओ हैं। इसके अलावा इनके दो तीन दोस्त थे उनके साथ, एडार्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविट्स और क्रिस यूजेस, ये तीन चार दोस्त थे। और फेसबुक का जो एक एप्लीकेशन जो रेडी हुई थी, तो ये इसके साथ एक स्टोरी है कि कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और दोस्त एक दूसरे के साथ, सारे जो दोस्त थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। और फेसबुक का एक प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी से, उनकी जो यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से वो डेवलप हुआ था। मार्क जुकरबर्ग और बाकी सारे लोगों ने उसे डेवलप किया था, बट मार्क जुकरबर्ग ने उसे कमर्शियल यूज करना चाहा। तो बहुत बड़ी स्टोरी है फेसबुक की, आप सभी को पता है, मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाके फेसबुक की हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री हमारा टॉपिक नहीं है आज, मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक, जो टॉपिक है मेन, वो है डाटा। कितना डाटा है फेसबुक के पास? एवरेज अगर फेसबुक का अगर हम देखते हैं तो 2.94 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के पास। 2.94 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स फेसबुक के पास है। 2000 में जब मेटा आया, फेसबुक अभी आप देख रहे होंगे कि मेटावर्स की तरफ जा रहा है, तो उसने अपने जो प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज कर दिया, फेसबुक से मेटा कर दिया। 2022 की बात है। उस वक्त ये जो नंबर है ना, ये नंबर और बढ़ा। 1.96 यूजर जो है ना विजिट कर रहे हैं सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इस पे। और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। 1.96 बिलियन यूजर डेली बेसिस पे फेसबुक पर विजिट कर रहे हैं। और फेसबुक के पास एप्लीकेशंस कौन से हैं? ओवरऑल अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो फेसबुक के पास व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप एक्चुअली फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं थी, बट फेसबुक ने उसे ले लिया। इंस्टाग्राम को कवर कर लिया, एंड मैसेंजर। मैसेंजर के थ्रू कितने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की अगर बात करें ना, तो इंस्टाग्राम पेज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई निश मीन्स कोई आपका सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप वहाँ पे पेजेस बनाते हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली के वहाँ पे कुछ पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, कुछ पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, तो आपके वहाँ पे क्या होता है, आपके वहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अगर आपके पास फॉलोअर्स है 10,000, 20,000, 1 लाख तक, तो कंपनीज आपको अप्रोच करती है। कौन सी कंपनीज? जिन कंपनीज को इंस्टाग्राम के थ्रू अपने एड्स चलाने होते हैं। आपका एक पेज है, आपने तो अपने जस्ट इसके लिए बनाया कि चलो भाई, मैं मेरी जो एक्टिविटी होती है उसको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहूं, बट वो एक्टिविटी लोगों को पसंद आने लगी, लोग आपसे जुड़ते रहे और आपके फॉलोअर्स बढ़े। अब वो जो पेज है ना आपका, उस पेज पे किसका ध्यान गया? जो मार्केट में जो कंपनीज है जो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, वो आपको अप्रोच करती है कि अरे यार, आपके पास तो 50,000 फॉलोअर्स है, तो आप क्या करें, मेरा एक पोस्ट डाल दीजिए आपकी इस पे, ताकि आपकी जो 50,000 फॉलोअर्स हैं उनको आपका पोस्ट दिखे और मेरे बिजनेस में मेरा ट्रैफिक इंक्रीज हो, मेरा कस्टमर बेस इंक्रीज हो। तो इंस्टाग्राम के सिंगल पोस्ट के 50,000, 60,000, कुछ जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 1 लाख, 2 लाख तक एक सिंगल पोस्ट के चार्ज करते हैं। यू कैन इमेजिन कितना इनकम कर रहे हैं। किसके बेस पे? डेटा के बेस पे। 50,000 लोगों का डेटा है उनके पास। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम में पेज है और आप 50,000 फॉलोअर्स आपके पास हैं, तो आपको कंपनी अप्रोच करती है और कंपनी बोलती है कि आप एक सिंगल पोस्ट डालो। सिंगल पोस्ट डालने में कितना समय लगता है यार? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डिजाइन, और डिजाइन भी कंपनी दे देती है, भाई हमारा डिजाइन है, बस आप इसको पोस्ट कर दो, वहां पे थोड़ा सा कुछ वहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दो या फिर एक वीडियो बना दो उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, बस आपका 50,000 का जो डेटा है उसे यूज करेगा। इस 50,000 का जो डेटा एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटा सा पेज बनाया था, बट 50,000 लोगों का डेटा उसके पास है, तो एक सिंगल पोस्ट के वो व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है। महीने की 10 अगर पोस्ट वो डालता है, तो आप सोचिए कितना 5 लाख रुपीज तक इंस्टाग्राम से लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये चीजें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों से इनकम आ रहे हैं मार्केट में। बट ये मार्केट में इनकम आ रहे हैं सिर्फ डेटा के वजह से, क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम पर जिसका पेज है, जो यूजर है इंस्टाग्राम का, उसके पास 50,000 लोगों का डेटा है। ठीक है, उसके बाद ओनर की अगर बात करें अभी, तो मार्क जुकरबर्ग ओनर है फेसबुक के, आप सभी को पता है। आप इनके बारे में वो स्टडी कर सकते हैं आप चाहे तो गूगल पर। रेवेन्यू की अगर बात करें हम फेसबुक की, तो फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने 2021 में वन 117 यानी 117.9 बिलियन
डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया पूरे फेसबुक से, पूरे फेसबुक मीन फेसबुक के अंदर अंडर जो कंपनीज है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सभी से एवरेज अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने 60 बिलियन का जो इनकम है ना, डॉलर 60 बिलियन का, वो फेसबुक पेज से जनरेट किया, फेसबुक का जो पेज है उससे जनरेट किया। डॉलर 40.5 बिलियन फेसबुक का रेवेन्यू कनाडा से और बाकी कंट्रीज से जनरेट होता है। और 2021 की अगर बात करें, 2021 की, फेसबुक को, फेसबुक इस एप्लीकेशन को 33.3 बिलियंस का डाउनलोड मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या है फेसबुक। बट डेटा है फेसबुक के पास, आप लोगों का डेटा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन। फेसबुक से आप कुछ नहीं खरीदते हैं, बट आपका जो डेटा है ना, उस डेटा के थ्रू फेसबुक पे जो लोग हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट्स बना के रखे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेटा के थ्रू ही ड्राइव होती हैं। अब चलेंगे यूट्यूब पर। क्या है यूट्यूब? यूट्यूब की अगर हिस्ट्री आप जानेंगे ना दोस्तों, तो आप शॉक हो जाएंगे। तीन दोस्त थे, चार्ड हर्ले, स्टीवन चेन और जावेद करीम। ये तीन दोस्त थे और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट में, डिनर कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। ये 2004 की बात है। ये इतने परेशान थे कि ये चाह रहे थे कि भाई वीडियो फाइल शेयर हो जाए इंटरनेट पर, और ऐसा कुछ वहां पे जरिया ही नहीं था कि वीडियो फाइल उस वक्त शेयर करें, कुछ नहीं था। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, और उनकी बात माइंड में वही चीजें चल रही थी कि भाई क्या ऐसा हम करें, या फिर ऐसा क्या सोर्स हम ढूंढे कि हम जो वीडियो फाइल है उसको शेयर कर पाए। ये तीन मेन ऐसे तीन लोग जिन्होंने आपके पास यूट्यूब दिया, ये फाउंडर है यूट्यूब के, चार्ल्ड हर्ले, स्टीव चेन एंड जावेद करीम। फिर इनके माइंड में एक आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा कुछ डेवलप करते हैं कि जिससे हम यूट्यूब का नाम तो उन्होंने बाद में दिया, बट ऐसा हम कुछ चीज ढूंढते हैं, बनाते हैं कि हम वीडियो शेयर कर पाए। तो मई 2000 की बात है, 2005 की, 2005 की। वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप की जिसका नाम था यूट्यूब। यूट्यूब को उन्होंने रजिस्टर्ड भी कर लिया। और एक जूम में, ये जो जावेद करीम है ना, इन तीन फाउंडर्स में से जूम में एक छोटा सा उन्होंने 19 सेकंड का वीडियो बनाया था खुद का। जब वो जूम में एक हाथी है और वो हाथी से बात कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो है, वो बनाया था। फिर उसको सितंबर 2005 में उसे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उसमें कुछ व्यूज आए, लोगों को पता नहीं था ये क्या था। स्टार्टअप देखिए, शुरुआत देखे देखे कहाँ से हुई। एक टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था कि वीडियो को हम किस तरह से शेयर करें। वहां से इनोवेशन क्रिएट हुआ, एक एप्लीकेशन बनी यूट्यूब, और छोटा सा वीडियो एक 19 सेकंड का उन्होंने उस वक्त शेयर किया। क्या जब वो 19 सेकंड का वो वीडियो शेयर कर रहे थे, क्या उनके माइंड में ऐसा था कि ये जो मैं एक 19 सेकंड का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा जो हमने एक मजाक मजाक में जो एप्लीकेशन बना दिया, ये पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक को ड्राइव करेगा, आने वाले फ्यूचर के लर्निंग प्रोग्राम को रन करेगा। अभी जितने भी लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं ना, ये सारे सारे यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं। यूट्यूब पे देखिए कितने कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, और ये कंटेंट कब से क्रिएट होने शुरू हुए, ये भी बात पे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में नवंबर में एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, उन्होंने इनके प्रोजेक्ट में 3.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया, और ये बिजनेस इनका शुरू हुआ। बाद में फिर इसका पब्लिशमेंट शुरू हुआ। फिर ये जब जैसे बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद 2006 में 2006 में गूगल ने एक्वायर कर लिया था फेसबुक, अपने यूट्यूब को। यूट्यूब के पास जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और एक महीने में मिलियंस में व्यूज आ गए थे, और यूट्यूब के तरफ लोग अभी बढ़ रहे थे। और गूगल ने उस बात को उसी वक्त जान लिया कि ये जो प्रोडक्ट है यूट्यूब, आने वाले दिनों में ये इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, और इसके जो ओनर हैं अभी, उन लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आगे इस प्रोडक्ट को उस लेवल पर वो लेकर जाए। और वो जो तीन दोस्त थे, उन्हें भी लगा कि हम आगे चल के
ये सारा जो प्रोडक्ट है इसे हम उस लेवल पर नहीं ले जा सकते, तो हम अच्छी एक डील करते हैं। 1.65 बिलियन में गूगल को यूट्यूब बेच दिया गया, 2006 की बात है। ठीक है, उसके बाद जब गूगल ने परचेस किया था ना, उसके परचेसिंग के पहले पूरे रीजन से $15 मिलियन 15 मिलियन के आसपास यूट्यूब की इनकम हो रही थी। ठीक है, बाद में गूगल ने जब परचेस किया तो इसका जो एवरेज जो इनकम था ना गूगल का, गूगल ने अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन था, उसमें उन्होंने एक अपना कुछ डेटा उन्होंने शेयर किया कि गूगल एक सॉरी यूट्यूब एक एडवर्टाइजिंग मशीन है। यूट्यूब गूगल के लिए यूट्यूब एक एडवर्टाइजिंग मशीन है, और इस मशीन ने कम से कम 15.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया 2019 में। यानी ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इन्होंने इसमें नए नए रेवल्यूशन और नई नई चीजें ऐड ऑन करनी शुरू की। और हम सीधा आ जाते हैं हम 2019 पे। 2019 में पूरे क्वार्टर ईयर में, मीन्स 3 महीने में ही यूट्यूब का बिजनेस 4.7 बिलियन तक पहुंच गया था। आपको पता है ये कितना अमेजिंग है? एक छोटा सा एक एप्लीकेशन, और वो छोटे से एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया कि हम हमारा वीडियो शेयर करें, बट वो एप्लीकेशन की कंपनी बनी, उस कंपनी को किसी बड़े कंपनी ने खरीद लिया। अब वो कंपनी उस प्रोडक्ट को ड्राइव कर रही है। ऑनर कौन है अभी यूट्यूब का ऑनर है गूगल। और रेवेन्यू की है कितना है अभी? करंट अगर रेवेन्यू देखते हैं तो यूट्यूब ने 28 बिलियन डॉलर का इनकम किया था 2021 में। ठीक है, और ये जो 28 बिलियन डॉलर का जो इनकम है ना, ये इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। इनकम इससे बड़ा हो गया था। ये प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। जो गूगल का जो पार्टनर प्रोग्राम है यूट्यूब के माध्यम से जो चलता है, जिसमें एडसन, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो और आप आपके चैनल को मोनेटाइज करते हो, तो गूगल के जो पार्टनर प्रोग्राम में आप जा सकते हो। तो 55% तक जो रेवेन्यू है ना, गूगल अपना वो अपने पार्टनर्स में शेयर करता है, एडसन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यूट्यूब किस भरोसे पे चल रहा है? यूट्यूब चल रहा है सिर्फ एडसन के भरोसे पे। यूट्यूब पे सिर्फ एडसन लगती है। और यूट्यूब की अगर सब्सक्रिप्शन चैनल की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 2021 में टी सीरीज और मिस्टर बीस्ट अर्नड, ये कुछ दो चैनल हैं, इन चैनल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू था, सबसे ज्यादा। 2021 की बात करें तो करोड़ों में रुपए लोग कमा रहे हैं। कहां से? यूट्यूब से। किसके भरोसे? डेटा के भरोसे। अब यूट्यूब पे डेटा कैसे काम करता है उस पर भी बात करेंगे। अब प्रीमियम अगर सर्चेस की बात करते हैं, रीचेस की बात करते हैं गूगल की, जो गूगल का एक सॉरी यूट्यूब का एक ये भी ऑप्शन मिलता है कि यूट्यूब को आप प्रीमियम यूज कर सकते हैं, जिसमें एड्स और ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो उसके भी सब्सक्रिप्शन है ना, 50 मिलियन के आसपास हो चुके हैं 2021 में। यानी 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ऐड देखना नहीं चाहते, बट यूट्यूब को यूज कर रहे हैं और यूट्यूब को पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यूट्यूब के पास क्या है? डेटा। इतना ज्यादा डेटा है, इतना सारा। आप कितने सारे लोग अभी यूट्यूब पे, अभी ब्लॉग्स और ये सारी चीजें पढ़ने में लोग समय नहीं गंवाते हैं। लोगों को भी इजी इजी चाहिए, लोग लेजी हो चुके हैं। अभी हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे की बढ़ती है, जैसे जैसे हम हमारे काम आसान होते जाते हैं, हम और ज्यादा लेजी होते जाते हैं। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे। अभी गैस के सिवा हम खाना, सिलेंडर के सिवा हम बना नहीं सकते हैं। एक दिन बोलिए आप किसी को कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया, चूल्हा लगाइए, वो बोलेगा अरे यार कहाँ चूल्हा लगाऊं, जोमेटो या स्विगी से मैं ऑर्डर कर लेता हूँ खाना, कल जब सिलेंडर आएगा तब देखेंगे। तो हम लेजी होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब जब हम लेजी होते जा रहे हैं तो हम जो टेक्स्ट कंटेंट है उसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम वीडियो कंटेंट, हमें वीडियो चाहिए, हमें ऑडियो चाहिए। उस वजह से जो ट्रैफिक है ना, ये यूट्यूब पे ड्राइव हो रहा है। अगर गूगल यूट्यूब को उस वक्त नहीं खरीदती तो गूगल के लिए आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता। आज ये जब से इंटरनेट का जो प्राइजेस है वो कम हुआ तब से। तो YouTube की अगर बात करें हम, तो YouTube पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो YouTube को पे करते हैं। अब YouTube के पास कितना डेटा है? YouTube के पास मोस्टली पूरे वर्ल्ड का अगर देखेंगे ना, तो 1/4 पूरा डेटा YouTube के पास, गूगल के पास है। और यहाँ से कहाँ कैसे लोग जनरेट करते हैं? डेटा के थ्रू। डेटा यहाँ पे आपका कोई चैनल है, आप चैनल बनाते हैं, आपको पता है, आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए, वहां पे फिर वीडियोस पोस्ट करें, फिर आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर आपके सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने आपके व्यूज बढ़ेंगे, और जितने आपको व्यूज बढ़ेंगे उतना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा।
आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मीन्स आपका डेटा बात से, तो हम डेटा को सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं इनकम से। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा, उसके पास उतना ज्यादा इनकम। ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर की हिस्ट्री आपको पता है, ट्विटर फाउंड हुई थी, एक ऐसी कंपनी थी 2004 में। और ट्विटर भी थोड़ा सा मार्केट में चलने लगी। ट्विटर अगर देखेंगे तो ट्विटर पे जो सेलिब्रिटीज हैं और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग ट्विटर पे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं होते हैं, वो लोग फेसबुक पे नहीं होते हैं। और जैक डोजी जो थे इसके फाउंडर्स थे। उसके बाद इनके पास कितना डेटा था ट्विटर के पास? ट्विटर के पास भी अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अभी अगर करंट यूजर की बात करें तो 4,500 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। और ओनर कौन है अभी? इनके इनके ओनर है अभी 2022 में इस बिजनेस को इलॉन मस्क ने एक्वायर्ड कर लिया था। अब ट्विटर का जो बिजनेस है अभी $44 बिलियन का जनरेट हुआ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एडसन के थ्रू ही रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके पास भी डेटा है। इनके पास कौन सा डेटा है? इनके पास ऐसा डेटा है, जो लोग ट्वीट करते हैं वहां पे भी एड्स चलते हैं। ट्विटर जनरेटेड 5 बिलियन रेवेन्यू इन 2021। ये 35% जो है ना इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर से। और 92% ट्विटर का जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से ही जनरेट हुआ था 2021 में। और ट्विटर की अगर बात करें तो 206 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। और 38 मिलियन यूजर्स ट्विटर ट्विटर के यूनाइटेड स्टेट में हैं। तो ट्विटर भी इनकम कर रही है। और ट्विटर कहां से कर रही है इनकम? डेटा से। उनके पास डेटा है, उस डेटा को एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करो, उस डेटा से जो वो एड्स पे जो व्यूज आएंगे, वहां से जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है उनसे रेवेन्यू कमाओ। और ये रेवेन्यूज बिलियंस में है, मिलियंस में है। ऑलरेडी डेटा इन्होंने लेके रखा है इतने सालों से। अब बात करेंगे एक इंडियन कंपनी की, और वहां से सीधा हम ऑन पैसिव पे जंप करते हैं। इंडिया की एक कंपनी है जस्ट डायल, आप सभी को पता है। जस्ट डायल की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जस्ट डायल एक छोटी सी फर्म थी, और ये 50,000 रुपए में इसका स्टार्टअप शुरू हुआ था। और 50,000 में एक स्टार्टअप शुरू हुआ था, जिसके ये 1996 की बात है। VSS मनी इसके फाउंडर हैं उस वक्त। और एक ऐसी फर्म थी, उस वक्त इंटरनेट नहीं था इतना, इंटरनेट पर ना तो इनकी वेबसाइट्स थी और ना कुछ था। तो यहाँ पे इन्होंने जो जनरेट किया, यहाँ पे बहुत सारा डेटा इन्होंने भी कलेक्ट किया। मैं पर्सनली जस्ट डायल को यूज करता हूँ। मेरा 12,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन होता है जस्ट डायल का हर साल का। उसमें क्या होता है, उससे मुझे पेज की रैंकिंग मिलती है। मेरा जो बिजनेस है उसके पेज की रैंकिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा 5,000 पे कर रहा हूँ, क्योंकि उस एरिया में, उस सिटी में जो बाकी बिजनेसेस हैं उनसे मेरी रैंकिंग अप रहे। अगर जस्ट डायल या गूगल पे, अगर या जस्ट डायल या गूगल पे मेरे बिजनेस को कोई सर्च करे तो मेरी रैंकिंग अप रहे। बाकी जो सिटी में जिम्स हैं उनसे ज्यादा मेरी रैंकिंग हो, उसके लिए मैं 12,000 पे करता हूँ। और वहां से मुझे लीड जनरेट होती है। जस्ट डायल के थ्रू अगर कोई मेरे बिजनेस पे जाता है तो उसकी लीड मुझे जनरेट होती है। यानी मैं भी ओवरऑल डेटा कलेक्ट करने के लिए एक ऐसे डेटा कंपनी को पैसे दे रहा हूं, जो कंपनी मार्केट का डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को मार्केट में दे रही है, और लोगों को डेटा जनरेट करने के लिए सपोर्ट कर रही है, या फिर उनको डेटा जनरेट करने के लिए सर्विसेज दे रही है। तो यहां पर भी बात आ जाती है डेटा की। तो कितना डेटा है इनके पास? कितना डेटा है? ये इंडियन कंपनी है, और ये कंपनी जब शुरू हुई थी एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू हुई थी। 50,000 रुपीज से इन्होंने VSS मनी जो है इन्होंने शुरू की थी 2096 में। और उस वक्त सिर्फ इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो मैनुअल डेटा कलेक्ट किया पूरा। उस वक्त जो एम्प्लॉयज थे इनके पास बहुत कम एम्प्लॉयज थे। लेकिन अभी जब इंटरनेट आया, इंटरनेट पर जब सर्चिंग बढ़े, तो जस्ट डायल एक ऐसी कंपनी है कि जस्ट डायल को आप फोन करो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। आपको प्रोडक्ट लेना है कुछ भी, वो आपको मैसेज कर देते हैं, मेल कर देते हैं। और आपको कहते हैं कि सर क्या आपका क्या बिजनेस है? तो आप कहते हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस है। तो हमारे पास एक पार्टनर प्रोग्राम है, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप जस्ट डायल में एज अ पार्टनर आ सकते हैं। कॉल की अगर बात करें तो 1 मिलियन कॉल्स डेली बेसिस पे, यानी डेली 1.9 मिलियन लोग कॉल करते हैं जस्ट डायल को। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। और सर्चेस की अगर बात करें तो 1125.7 1125.7 अच्छा। मिलियन ऑनलाइन सर्चेस है जस्ट डायल की।
1.16 मिलियन यूनिक विजिटर है डेली बेसिस पर जस्ट डायल पर, 7.22 मिलियन डेली पेज व्यूज, यानी 7.22, 70 लाख के आसपास, 75 लाख के आसपास इंडिया से लोग, इंडिया से या फिर यूके से भी, यूनाइटेड स्टेट से भी यहाँ पे सर्चेस आते हैं, बट इंडिया से ज्यादा क्यूरीज आती हैं। तो ये एवरेज मिलियन में इनके डेली पेज व्यूज हैं। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का एक रिकॉर्ड है कि यूएस में इसको जस्ट डायल को 3.4 मिलियन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, 3.4 मिलियन। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा है। ओनर की बात करें आगे, अभी अगर ओनर की बात करें तो जुलाई 16 जुलाई 2021 की बात है, यानी इसी साल मुझे मैसेज भी आया था, इसी साल रिलायंस ने जस्ट डायल को खरीद लिया है। मीन्स 3,497, 3,497 करोड़ रुपए में जस्ट डायल को खरीद लिया है। किसने? रिलायंस ने। क्या जरूरत थी रिलायंस को? रिलायंस को चाहिए डेटा, सिर्फ डेटा के लिए खरीदा गया है। और ये जो कंपनी थी जस्ट डायल, उनके जो ऑनर थे, उन्होंने सोचा यार मैंने भी 98 में शुरू किया था, अब 20-25 साल हो गए हैं, अभी मैं क्या ये टेंशन पालू, चलो मैं इस कंपनी को बेच देता हूँ। 50,000 से शुरू हुई कंपनी और 4,000 करोड़ में बिक गई। 50,000 की कंपनी शुरू हुई थी, 4,000 करोड़ में बिक चुकी है मार्केट में। उन्होंने भी पैसे लेके उन्होंने चाहा कि चलो मैं थोड़ा स्ट्रेस से दूर होता हूँ, शांति का लाइफ जीते हैं, चलो ये जो फंड इतना आया है इसको कहीं दूसरी और इन्वेस्ट करेंगे और इतना स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। बट रिलायंस ने स्ट्रेस ले लिया, क्योंकि डेटा मैनेज करना इतना आसान नहीं है। कितने एम्प्लॉयज हैं? बहुत सारे, लाखों में एम्प्लॉयज है जस्ट डायल के पास। और जस्ट डायल का रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो जस्ट डायल का जो रेवेन्यू है ना, वो भी 500 करोड़ है इंडिया की बात करें तो। ये 31 मार्च की बात है 2021 की। 500 करोड़ जस्ट डायल भी कमा रही है सिर्फ डेटा के बेस पे। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी भी कंपनीज है इंटरनेट पर, ये डेटा पे इतना फोकस क्यों करती हैं। और ये जो अभी डेटा जनरेट करने के ऑप्शंस थे, जैसे मैंने कहा, जैसे गूगल ने मार्केट को पूरे वेब पेजेस दे दिए, बहुत बहुत वेबसाइट्स के सर्चेस दे दिए, यूट्यूब जैसा ऑप्शन दे दिया, वीडियो कंटेंट और ये सारे, तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ डेटा पूरे वर्ल्ड का वो गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, ट्विटर ने भी बहुत सारा डेटा जनरेट कर लिया है। और जस्ट डायल जैसी जो लोकल कंपनीज है, वो जो किसी कंट्री पे चलती हैं, जैसे इंडिया में जस्ट डायल बेसिकली चलती हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी जो अलग अलग कंट्रीज में भी अपने बहुत सारी जस्ट डायल जैसी कंपनीज होगी, इन सारे लोगों ने डेटा जनरेट कर लिया है। अगर इंफॉर्मेशन किसी को लेनी है तो लोग जस्ट डायल को कॉल करेंगे, अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करना है तो ट्विटर पे जाएंगे, वीडियो अगर देखना है तो यूट्यूब पे जाएंगे, अपने सोशल मीडिया से जुड़ना है तो फेसबुक के पास जाएंगे, सर्चेस अगर चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए तो गूगल के पास जाएंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सर्च करना है, कुछ डिजाइन सर्च करने हैं तो पिंटरेस्ट के पास जाएंगे, कोई क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो Quora.com के पास जाएंगे। Quora.com पता है क्या? Quora.com एक ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि Quora पे आप एक आपका अकाउंट बनाओ और आपके क्वेश्चन पूछो, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है वहां पे लिख दो, वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। मैं कोरा पे पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा लिखता था, उस पर इतने लिखता था। स्पेशली अर्चना ने बहुत ज्यादा ब्लॉग लिखे हैं कोरा पे, इतने ज्यादा लिखे हैं कि उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, थोड़ी वो अर्चना जी थोड़ी स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने एक दुर्गा चालीसा पे ब्लॉग लिखा था, तो उस ब्लॉग को 50,000 लोगों ने देखा उस ब्लॉग को, और कितने सारे लोगों ने लाइक किया। लोगों के आंसर दे, बट पूरा आंसर ना दे, हम छोटा सा आंसर दे और बाकी का आंसर लोग हमारी वेबसाइट पे आके देखें, ये उसके पीछे रीजन था। तो कोरा पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपके जो सवाल है वहां पे पूछते हैं, लोग आके वहां पे जवाब देते हैं और अपने वेबसाइट्स के लिंक्स भी वहां पे डालते हैं, ताकि कोरा पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो उसको अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करे। तो लोग वहां पे जो जा रहे हैं, तो कोरा के पास भी डेटा है, और ये डेटा कोरा मार्केट में इसे एडसन के लिए देता है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करने करें इन्होंने ऑलरेडी, मार्केट का जितना भी डेटा है 1/4 या फिर 100%, किसी ना किसी कंपनी की बात करें तो जितनी भी कंपनीज हैं आज इंटरनेट पर, इन लोगों ने पूरा डेटा कलेक्ट करके रख दिया है। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं लोग की क्या हम दे। अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, अगर हम ओनेट की बात करें, तो फेसबुक तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लोग, ओनेट पे कैसे शिफ्ट होंगे? पॉसिबल है इतनी जल्दी? सर्च इंजन तो हमारे पास है नहीं, गूगल पे लोग जाते हैं, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है नहीं, वहां पे देख लेते हैं लोग। जस्ट डायल जैसी
सर्विसेज हमारे पास है नहीं, वो तो ऑलरेडी लोग ले रहे हैं सर्विस। लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस हैं, लोगों का डेटा भी वहां पे है और वहां पे सर्विसेज उनको मिल रही है, और डेटा के थ्रू कंपनीज भी कमा रही हैं, जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो भी लोग कमा रहे हैं, जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। तो फिर हमें क्यों डेटा मिलेगा? ऐश को ये बात पता थी कि इंटरनेट पे हमें, जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी एडवांस लेकर आए हैं, तो हमें इन सारी टेक्नोलॉजीज को, इन सारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है। मींस हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमारे पास कस्टमर्स होने चाहिए, हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। उस वजह से ये बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ। ये बिजनेस मॉडल जो डेवलप हुआ, उनकी जो आइडिया है, हमेशा मैं जब उनकी आइडिया को देखता हूँ तो उन्हें पता था कि मार्केट में डेटा जो है ना, आज आज की करेंसी है डेटा। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, वो कंपनी सबसे ज्यादा बूम करेगी इंटरनेट पर। आने वाली पूरी इंटरनेट के पूरे जनरेशन को, या फिर इंटरनेट के पूरे दुनिया को वो कंपनी लीड करेगी। तो ऑन पैसिव का जो मेन उनके माइंड में था कि डेटा, हमें डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा कलेक्ट करने के जो सोर्सेस हैं, वो सोर्सेस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनी जो पुरानी चल रही हैं, उन्होंने डेटा कलेक्ट। अनूप सर आपका माइक म्यूट हो गया। अभी हमारे पास क्या सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का? तो अभी हमारे पास जो सोर्स है, उस सोर्स को हम यूज करते हैं। तो वो सोर्स उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने क्या किया, ऑन पैसिव जब बनाई तो वहां पे उन्होंने प्राइमरी लेवल पर डेटा कलेक्ट किया। और ये डेटा कितना है? ये 1.4 मिलियंस का डेटा प्राइमरी लेवल पर कलेक्ट किया। हम जो फाउंडर्स हैं, एक्चुअली हमारा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा इसे को रिलेट करिए यूट्यूब के साथ। सिंपल, यूट्यूब के पास क्या है? डेटा है, ठीक है। और यूट्यूब पे आप क्या करते हो? चैनल बनाते हो। चैनल बनाने के बाद क्या करते हो? वीडियो पोस्ट करते हो। वीडियो पोस्ट करने के बाद क्या होता है? लोग व्यूज देते हैं। व्यूज के बाद क्या होता है? आपकी एड्स चलती हैं। जितने ज्यादा आपके पास व्यूज होंगे, उतना ज्यादा आपको अर्निंग होगा। और गूगल के या फिर यूट्यूब के आप पार्टनर प्रोग्राम में 55% तक उनका जो रेवेन्यू है, जो लोग वो जनरेट करते हैं, 55% तक रेवेन्यू यूट्यूब अपने कंटेंट क्रिएटर में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ पे हम जो है ऑन पैसिव का प्राइमरी डेटा है, जो ऑन पैसिव के डेटा को मल्टीपल करेगा। ऑन पैसिव अगर डायरेक्टली लॉन्च होती तो कितने लोग होते जो गूगल पे जाके उसे सर्च करते? बहुत कम, बहुत कम। ये जो हमारे थ्रू जो डेटा कलेक्ट होगा, और ये डेटा इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऑन पैसिव ने ये जो सारा बिजनेस मॉडल डेवलप किया, हमें फाउंडरशिप दी, हमें पार्टनर बनाया, इसलिए क्योंकि प्राइमरी लेवल पे कंपनी को एक बड़ा डेटा मिला। और ये 14 मिलियंस जो सॉरी 1.4 मिलियन जो कंपनी के यूजर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और हम कंपनी के फाउंडर भी हैं। हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा क्योंकि हमारे डेटा के थ्रू कंपनी अपना डेटा बढ़ाएगी, और जितना डेटा कंपनी के पास बढ़ेगा, जितना ज्यादा यूजर्स तक ऑन पैसिव पहुंचेगा, उतना ज्यादा अर्निंग होगा ऑन पैसिव को। और ऑन पैसिव के पार्टनर प्रोग्राम में जो लोग शामिल हुए, यानी ऑन पैसिव में जो लोग फाउंडर बने उन लोगों को। अब हम बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट तो चलता रहे, बट उस प्रोडक्ट के थ्रू हम डेटा भी कलेक्ट कर पाए। तो ओ ट्रिम में जब आप यूआरएल ट्रिम करते हैं, कस्टम यूआरएल बनाते हैं, और उस यूआरएल को अगर किसी को भेजते हैं, तो उस यूआरएल को टारगेट किया जाता है। मींस उस यूआरएल पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने सर्च आ रहे हैं। यहाँ पे ओ ट्रिम में आपको एक पेज दिखेगा। इस पेज में आप देखिए टारगेटेड यूआरएल, और लास्ट में देखिए क्लिक्स। यानी आपने अगर कोई यूआरएल ट्रिम की, तो उस यूआरएल को कितने लोगों ने टारगेट क्लिक किया, उसका अब कैंपेनिंग में इन्वॉल्व करूंगा उन लोगों को। सिर्फ मैंने तो एक लिंक ही सेंड की थी, और ये ऑटोमेशन मोड पे हुआ। अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। कंपनी को पता है कि हमें डेटा कलेक्ट करने की कुछ नए नए आइडियाज लेके आने पड़ेंगे। तो ओ ट्रिम एक बहुत बड़ा आइडिया है। आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ओ ट्रिम एक बहुत बड़ा आइडिया है। ओ ट्रिम पे आप जाके सिंपल आपकी यूआरएल को शॉर्ट करते हैं, कस्टम यूआरएल बनाते हैं। वो कंपनी भी टारगेट करेगी नए मार्केट को, नए अपने प्रोडक्ट को देने में। तो यहाँ से डेटा कलेक्ट हुआ। तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो है ना, इसका मेन सोर्स है डेटा कलेक्ट करना। अब हम बात करेंगे ओमेल की। ओमेल के बारे में कुछ जो मैंने स्टडी की वो आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है ओमेल के बारे में।
ओ मेल पे आप जाते हैं तो आपको वहां पे ऑप्शंस मिलते हैं, इनबॉक्स है, प्रायोरिटी है, आपके कोई मेल है जो प्रायोरिटी में आप रखने चाहते हैं, ड्राफ्ट में आपने जो मेल राइट किया, लिखा है और आप सेंड नहीं कर पा रहे तो आपको ड्राफ्ट में वो मिलेगा, सेंट मेल में आपने कितने मेल सेंड्स किए वो मिलेगा, आउटबॉक्स में जो मेल आपका सेंड नहीं हुआ आउटबॉक्स में मिलेगा। उसके बाद शेड्यूल करके रख सकते हैं, आपको कोई मेल पोस्ट करना है पर्टिकुलर समय पे शेड्यूल करके रख सकते हैं। ट्रैश, जो मेल आपने डिलीट किया वो ट्रैश में आपको मिलेगा और ट्रैश में जाके आप उससे वापस से डिलीट कर सकते हैं। फोल्डर, आपके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप आपका सारा डेटा रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है फॉलोअप। इस बात को समझिए, फॉलोअप का। अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल मैं कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग रन कर रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए, और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग जो है ना ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। अब गूगल से अगर मैं ईमेल मार्केटिंग करना चाहता हूं जीमेल के माध्यम से, तो मैंने लास्ट एक सेशन में बताया था कि हम किस तरह से वहां पे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, किस तरह से वहां पे हमारे कस्टमर्स को उनके मेल्स को वहां पे बल्क मेल मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे गूगल में कुछ एक्सटेंशन भी हमें ज्वाइन करने होते हैं जीमेल के साथ, ये कर होता है। बट बेसिकली जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चलते हैं वो जीमेल से नहीं चलते हैं, वो आउटसोर्सेस कुछ एजेंसीज हैं या फिर कुछ अलग से कुछ प्रोडक्ट आपको परचेस करने पड़ेंगे ताकि आपके मार्केटिंग जो हो ऑटोमेशन मोड पे हो। तो mailchimp.com जैसे प्रोडक्ट है, मेलचिम्प की अगर हम बात करें तो मेलचिम्प पे आप एक अकाउंट बना सकते हैं और वहां से अपने बिजनेस कैंपेनिंग को लॉन्च कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको अलग किसी, आपके पास जीमेल तो है बट मेल सेंड करने के लिए थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ेगा, आपको किसी ऐसी एजेंसी को यूज करना पड़ेगा जो आपको मेल्स की सर्विस दे, मेल्स को ऑटोमेशन मोड पर भेजने की सर्विस दे, मेल का फॉलोअप लेने की सर्विस दे ऑटोमेशन मोड पर। जीमेल पे अगर आपके 100 क्लाइंट है, आपने उनको मेल भेज दिया आज और कल आप वापस से भेजना चाहते हैं तो उसी पूरे डेटा को कॉपी करके वापस से आपको मेल भेजना पड़ेगा, ऑटोमेशन नहीं है वहां पे। ऑटोमेशन के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाना पड़ता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, और उस सब्सक्रिप्शन जब वहां पे पे करते हो तो वहां पे आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और जितने आपने 500 मेल अगर भेज दिए तो उसका आप एक टाइमिंग सेट करके रख सकते हैं फॉलोअप का, कि आज मैंने इन 500 लोगों को मेल सेंड किए और कल ठीक 12 बजे इन लोगों को एक फॉलोअप जाना चाहिए, या 2 दिन बाद इन सारे मेल्स को एक फॉलोअप जाना चाहिए। वो आपको फॉलोअप्स के वहां पे जो डेट्स है उसको सेट करके रखिए ऑटोमेशन मोड पर, और फॉलोअप्स आपके होते रहेंगे। तो अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आपको अभी करंट सिचुएशन में अगर ऑटोमेशन मोड पर किसी को मैसेजेस सेंड करने हैं, फॉलोअप जनरेट करना है, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपका जो कंपनी मेल है उसे आप इंटीग्रेट करेंगे और उस मेल के थ्रू वहां से कैंपेनिंग रन होगा, वहां से ऑटोमेशन लॉन्च होंगे और वहां पे आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं ओ मेल को अभी, तो ओ मेल में आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉलोअप। यहाँ पे आपने जिन लोगों को, अगर आपने ओ मेल के थ्रू कोई कैंपेनिंग लॉन्च किया, 100 लोगों को मैसेजेस भेज दिए, तो वहां पे आप फॉलोअप सेट करके रखिए, रिमाइंडर सेट करके रखिए। अगर कल 12 बजे आपने मैसेज किसी को भेजना है उसके बाद और 3 दिन बाद उनका फॉलोअप लेना है, तो वो सारे मेल्स को फॉलोअप में ऐड करके रखिए। ओ मेल के माध्यम से ऑटोमेशन मोड पर वो फॉलोअप्स होते रहेंगे। यानी आपके पास अगर ओ मेल है आज की कंडीशन में, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी आउटसोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओ मेल के माध्यम से आप मेल सेंड कर सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास ओ मेल है तो आपको किसी और को अलग प्रोडक्ट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, ये जो एप्लीकेशंस हैं अभी, तो क्या ऐसी एप्लीकेशंस हैं मार्केट में? नहीं है। अभी ज्यादा से ज्यादा जीमेल का यूज होता है, याहू यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं। रेडिट मेल अगर देखेंगे तो बहुत बहुत सिंपल इंटरफेस है रेडिट मेल का, कुछ नहीं है रेडिट मेल में। यहाँ पे आपको इतने अच्छा यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड मिला है, इतने ऑप्शन मिले हैं। वीडियो मेल पे अगर क्लिक करेंगे तो वीडियो मेल आप किस कलर में भेजना चाहते हैं उसके भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। वीडियो मेल के बाद एक और ऑप्शन है जो रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच। क्यों? मैंने कहा लोग लेजी हो चुके हैं। मुझे अगर किसी को मेल करना है तो मैं क्या यार, मैं लैपटॉप ओपन करूं? अभी तो मैं थोड़ा सा कार में बैठा था, अभी तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अर्जेंट मेल करना है, क्या करूँ? कहाँ घर पे जाना पड़ेगा वापस और लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मुझे मेल सेंड करना पड़ेगा। बट आपके पास ऑप्शन है ओ मेल में टेक्स्ट टू स्पीच। बस आपके जो स्पीच है उसको बोलिए, वहां पे टेक्स्ट क्रिएट हो जाएंगे, सेंड कर दीजिए और आपको जो टेक्स्ट आया है उसको आप स्पीच में सुन भी सकते हैं।
आपको किसी ने मेल कर दिया, आप कुछ भी काम कर रहे हो, हाँ मेल कर दिया, चलो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने उसको ऑन कर दिया, उसका जो स्पीच है मुझे सुनाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे अपने जो काम को भी कर रहा हूँ, अपने काम को करते करते मैं अपने मैसेजेस को भी, मेल्स को भी पढ़ रहा हूँ। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये जब प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में तो क्या होगा, और ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में डेटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फॉलोअप्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे वीडियो मेल किसी को, तो ऑन पैसिव के जितने भी एप्लीकेशन हैं, अगर ओ मेल की बात करें, हम ओ नेट की बात करें, हम ओ कनेक्ट की बात करें, हम किसी भी अगर प्रोडक्ट की बात करें, तो हमारा जो पहला पहला जो अभी मोटिव है ना ऑन पैसिव का, वो है डेटा कलेक्ट करना। और हम जितने फाउंडर्स हैं, हमारे साथ लिंक्स क्यों दी गई हैं, हमारे साथ लिंक्स इसलिए दी गई हैं कि मैक्स टू मैक्स हम डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि जिसके पास डेटा होगा वो आने वाले फ्यूचर में दुनिया पे राज करेगा। और ऑन पैसिव ने डेटा कलेक्ट करने का ये जो नया आइडिया लॉन्च किया है, मींस ऐश ने जो एक नया आइडिया डेवलप किया है, ये आइडिया अभी किसी के पास नहीं है, और ये आइडिया आपको बड़ा बनाएगा। ये आइडिया आपके पॉकेट में इनकम डालेगा, और ये आइडिया आपके सपनों को पूरा करेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच। ओ टू रोहित जी, मैं शायद आज ज्यादा एक्साइटेड हो गया।